नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे होमोसिस्टीन के बारे में और हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। इनसे आज हम बात करेंगे होमोसिस्टीन है क्या और ये कैसे साइलेंट किलर की तरह वर्क करता है हमारे बॉडी में। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू डॉक्टर अशोक। ये बड़ा ही आपका जेन्युइन क्वेश्चन है और आपने ये सब्जेक्ट उठाया कि बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट होमोसिस्टीन। तो होमोसिस्टीन होता क्या है? होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है। अब क्या होता है कि ये अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जब हम हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक अमीनो एसिड होता है जिसको कहते हैं मेथियोनिन। तो मेथियोनिन जब वो मेटाबोलाइज होता है ना, तो वो मेथियोनिन जब उसका एक डेरिवेटिव है बेसिकली, तो वो क्या करता है कि ये मेथियोनिन जो है जब मेटाबोलाइज होता है उससे होमोसिस्टीन जनरेट होता है। और मेथियोनिन जो है एक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि कई खाने में पाया जाता है, खाने के कई तत्वों में पाया जाता है। तो होमोसिस्टीन कहाँ से पैदा होता है? वन लाइन आंसर है, इट इज प्रोड्यूस एज ए effect of the metabolism of a methionine। अच्छा ठीक। तो होमोसिस्टीन से हमें डरना क्यों चाहिए? होमोसिस्टीन जो है हम ये नहीं कहने कि डरना चाहिए, बट हमें ये समझना चाहिए कि अगर वो हाई हो गया तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं और मैं दर्शकों को वार्न करना चाहूँगा कि इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली समझें, हमारे पॉडकास्ट को सीरियसली समझें। देखिए, अब हाई होमोसिस्टीन का अगर लेवल हुआ तो आपको हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपके ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, क्लॉटिंग हो सकती है, आपके ब्रेन फंक्शंस हैं, जो आपके सोचने समझने की क्षमता है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो डिक्लाइन हो सकते हैं, आपको डायमेंशिया हो सकता है, और आपकी जो एजिंग है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है और लाइफ कम हो सकती है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जितने भी सिम्टम्स आपने बताए ये ऑलमोस्ट लगभग कोलेस्ट्रॉल हाई की वजह से जो होता है ऑलमोस्ट उसी तरह का है, लेकिन जो है सो हाई कोलेस्ट्रॉल और जो है सो हाई होमोसिस्टीन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ये जो हाई होमोसिस्टीन है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, उसके इनर लाइनिंग को डैमेज कर रहा है। अच्छा, राइट, और इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है आपके बॉडी में। अब होमोसिस्टीन ये आपके वैस्कुलर डैमेज का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है कि भाई अंदर नर्व डैमेज हो चुका है। देखिए, आपका क्या हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है एज पर द न्यू मेडिकल साइंस। मगर अगर होमोसिस्टीन एलिवेटेड है तो वहाँ पे आपको तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है हेल्थ के हिसाब से। हम कोलेस्ट्रॉल को हम ये अगर एक नॉर्मल बंदे को समझाना शुरू करें तो कोलेस्ट्रॉल को एज ए फ्यूल आप मान लीजिए और होमोसिस्टीन को ऐसा स्पार्क मानिए, ऐसे बिजली का, कि वो आपके पूरे आर्टरीज को डैमेज कर सकता है। तो होमोसिस्टीन बढ़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा होता है कि हम देखिए वेजिटेरियंस भी हैं, हम लोग नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। वेजिटेरियंस को प्रॉपर B12 नहीं मिलता, ये तो आपको पता ही है। पता है, है ना। और हमारी धार्मिक मान्यता है और हमारे भारत में और भी कई कंट्रीज में काफ़ी लोग वेजिटेरियंस हैं, तो हमको विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 की कमी से हमें होमोसिस्टीन लेवल बढ़ सकता है। विटामिन B9 है जिसको हम कहते हैं फोलेट, उससे आपका इशू हो सकता है। आपका विटामिन B6 है, उससे हो सकता है। आपके जो गट है, गट लाइनिंग, जो गट बैक्टीरिया होते हैं ना, अगर वो हेल्दी स्टेट में नहीं है उससे भी हो सकता है। आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, स्मोकिंग करते हो, एक्सेस अल्कोहल ले रहे हो, उससे भी हो सकता है। आपके किडनी में प्रॉब्लम है, उससे भी हो सकता है। और आप खटिया पर पड़े रहते हो, लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, उससे भी हो सकता है। तो जैसे एक चीज़ और,
सिर्फ जितने कारण बताए हैं विटामिन बी और बाकी लाइफस्टाइल जो आप है उससे नहीं, कुछ जेनेटिक भी होता है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग को बाय बर्थ हो जाता है। एक जीन होती है जिसको कहते हैं MTHFR। अच्छा। तो MTHFR जीन में म्यूटेशन होता है। इनफैक्ट अर्ली 90s एंड 20s में जिन बच्चों का MTHFR जीन म्यूटेशन होता था वो बेचारे 10 से 15 साल से ज़्यादा जिंदा रह ही नहीं पाते थे। अच्छा। बर्थ होते ही मर जाते थे, मतलब 10 से 15 साल की लाइफ होती थी, उसके बाद अब खत्म हो पहले जाते इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते थे कि हाँ। बच्चे जन्म लेते थे थे। ज़्यादा, हाँ 10 साल 15 लेकिन साल में मर 10-15 जाते साल थे। के बाद जैसे हाँ, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है। तो जो जीन है MTHFR जीन म्यूटेशन में हो गया। MTHFR जीन म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि होमोसिस्टीन लेवल बच्चों का बढ़ा रहता बढ़ा था, देता है। और उस होमोसिस्टीन के लेवल के बढ़ने की वजह से उनकी नर्व डैमेज हो जाती थी, और नर्व डैमेज होने से अर्ली डेथ हो जाती थी। ये चक्कर था। अच्छा, इसके होमोसिस्टीन के नॉर्मल वैल्यूज क्या होने चाहिए? देखिए, जो हम नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं वो अलग अलग ब्लड टेस्ट में अलग अलग होता है, बट लेट्स टॉक अबाउट ऑन द सेफर साइड ऑफ इट। ठीक है, तो नॉर्मल हम 5 to 8 ले सकते हैं, कई जगह 10 तक नॉर्मल लेते हैं, कई जगह 15 तक नॉर्मल लेते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट्स गो फॉर ए करेक्ट मेजरमेंट। 5 to 8 नॉर्मल, बॉर्डर लाइन में हम ले सकते हैं 9 to 12, और कोई भी 12 से अगर बड़ा हुआ होमोसिस्टीन है सो दैट इज ऑन द हाई, हायर साइड, मतलब वो खतरनाक हो गया वो है। खतरनाक है 12 के ऊपर। अब देखिए, इसमें भी कई अब अलग अलग कंपनियां हैं, कई लोग 15 के लेवल के होमोसिस्टीन को तो भी नॉर्मल बोल देते हैं। वो तो हर उसमें है, पैरामीटर नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर हम नीचे होता चाहते हैं 3 कैटेगरीज, गांधी के 3 मंदिर। फर्स्ट वाला नॉर्मल, इसके लिए 5 to 8 नैनोमोल पर लीटर, 5 to 8 इज नॉर्मल। बॉर्डर लाइन पर 9 to 12, 12 के ऊपर खतरनाक। So that's how optimal, borderline and higher, right? अच्छा, होमोसिस्टीन क्या हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है? एकदम ब्रेन को अफेक्ट करता है। उसके वजह से क्या क्या हाँ, चेंजेस ला सकता तो है? ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन हो सकते हैं। अब ब्रेन के अंदर भी तो पतली पतली नर्व्स हैं, और ये होमोसिस्टीन करता क्या है? आर्टरियल डैमेज तो करता है, नर्व डैमेज करेगा। अब ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है ना, हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, कहाँ पर है? आपके ब्रेन में है। होमोसिस्टीन क्या कर रहा है? नर्व डैमेज ही तो कर रहा है। तो आपके ब्रेन की नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा? आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और आपके न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, अंदर से आपका डैमेज हो गया, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्रेन में तो होगा ही ना, और न्यूरॉन डैमेज तो एक्सलेट हो ही जाएंगी, राइट? और आपके जो बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर तमाम इलेक्ट्रिकल फंक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, न्यूरल प्लास्टिसिटी आपकी कम हो जाएगी। सो बहुत सी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं आपके ब्रेन में। आपको अल्जाइमर हो सकता है, आपकी कंप्लीट मेमोरी लॉस हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, केवल एक होमोसिस्टीन की वजह से। एक होमोसिस्टीन के लेवल के बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे होमोसिस्टीन और जैसे लॉन्जेविटी का क्या संबंध है, जैसे एजिंग? हाँ, तो होमोसिस्टीन जो है अगर बढ़ा हुआ है तो एजिंग को हमारे एक्सीलरेट कर देगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगा। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो स्पार्क प्लग्स हैं, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की, जो कि हमको बेसिकली ATP जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकता है। आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तो रहोगे। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी कार्डियोवास्कुलर है। एक जिंदा आदमी और एक डेड आदमी में क्या फ़र्क होता है? ब्लड सर्कुलेशन। उसमें सर्कुलेशन नहीं होता है, और जिंदा आदमी होता है। अब सर्कुलेशन किस में होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। अगर ब्लड वेसल ही डैमेज हो जाएगा होमोसिस्टीन बड़ा होने से, तो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में प्रॉपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमारी सारी ब्लड वेसल्स वीक हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? डेथ तो आपकी अर्ली होनी है ना, होनी प्रॉब्लम है ये तो। अच्छा, इसको होमोसिस्टीन को मतलब नेचुरली कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, पहले हमने बताया था कि आपको विटामिन B6 है, B9 हो गया, B12 हो गया, कई चीज़ें आप ले सकते हैं। नेचुरली में आप जो फोलेट रिच वेजिटेबल्स हो गए, जैसे लीफी ग्रीन, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई हैं, आप लेग्यूम्स ले लें, लेंटिल ले लें, नट्स एंड सीड्स हैं, वो आपको फ़ायदा करेंगे। फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ़ायदा करेंगे। कुछ लाइफस्टाइल में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लें, वॉकिंग करें,
है ना। आप स्ट्रेस मैनेजमेट करें, और ऑब्वियसली जैसे हम हर एक ब्लॉग में बताते हैं, एक अच्छी सी नींद लें। नींद अच्छी है। और हम हमारे दर्शक हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन रहे हैं, तो प्लीज अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल, बिकॉज इससे कहते हैं ना, दारू मत पी लीवर खराब हो जाएगा। सिर्फ लीवर की खराब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। सो अवॉइड स्मोकिंग एंड अवॉइड एक्सेस अल्कोहल। वंस इन अ वाइल लिया तो कोई टेंशन नहीं है, बट आप डेली का डेली ले रहे हैं और डेली आप 4-5 पैकेट सिगरेट पी रहे हैं तो प्रॉब्लम है। उसको आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, जैसे किन लोगों को होमोसिस्टीन का टेस्ट कराना चाहिए, जैसे क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं उस तरह के लोगों में? देखिए, होमोसिस्टीन हर एक एज पे टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो आप चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, आपको हर एक को ही कराना पड़ेगा। आपको 700-800 रुपए में होता है, तो वो कराना पड़ेगा बेसिकली। और तो हर एक एज पे कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने दिनों में रिपीट करते रहना चाहिए? साल में एक बार कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं तो 3 से 6 महीने में एक बार रिपीट कर सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि सिर्फ भी टेस्ट ही नहीं कराना पड़ेगा, आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपको B12 लेना है आपको, है ना। B12 में भी अच्छा वाला B12, मिथाइल कोबाल्मिन। अच्छा, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन सस्ता वाला मत लीजिए, 10 रुपए में 10 पत्ते आते हैं। मिलते हैं। हाँ, नहीं, सस्ते के चक्कर में बजाय मिथाइल कोबाल्मिन जो अच्छा वाला है B12 वो लें। आप फोलेट लें, तो फोलेट हम B9 की बात कर रहे हैं। जो फोलेट लें वो भी आपका 5 MTHF वाले फॉर्म में होना चाहिए। विटामिन B6 जो है ना, वो P5P फॉर्म में होना चाहिए। और ऑफ कोर्स आप विटामिन B12 जिसको रिबोफ्लेविन कहते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। कुछ और चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि TMG की बात करें, ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन हो गया, और NSE हो गया, N-acetylcysteine हो गया। ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पहले बताया था, नट्स एंड सीड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, वो भी साथ में कॉम्बिनेशन में लें। तो तब जाके आपको होमोसिस्टीन कंट्रोल में आएगा। एक चीज़ और फायदेमंद मैं बताना चाहता हूँ, जो कि नेचुरल हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, कि ये जो गार्लिक होता है ना, अच्छा, एजेड गार्लिक होता है ना, ब्राउन वाला है, एजेड ब्राउन कलर का होता है, पुराना लहसुन, एजेड गार्लिक आता है, जो थोड़ा सा सूखा सूखा सा दिखेगा, उसको लें, उससे भी होमोसिस्टीन कम होता है। अच्छा, ठीक। तो अब अगर कुछ दर्शकों को आप बताना चाहें शॉर्ट में। हाँ, सो देखिए, ऐसा है कि आपको एक तो जो चीज़ें नहीं लेना है, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो है। आपको नेसेसरी विटामिन हमने बताए हैं कि B12 हो गया, B9 हो गया, B6 हो गया, B2 हो गया, NAC, N-acetylcysteine हो गया, आपको ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन जिसको कहते हैं TMG, वो है। ये सब लेने के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने के बाद आपको कुछ और भी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लिथार्जिक लाइफस्टाइल नहीं रहनी है। आपको माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग हो गया, है ना। तो उससे फिर क्या होता है कि आपके जो मिथाइलेशन के पाथवेज हैं वो इम्प्रूव होते हैं। उसके होने से होमोसिस्टीन कम होता है, लेवल कम होता है। हाँ, और इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज जो है ना, आपके होमोसिस्टीन लेवल को कम करती है। वही अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप आराम पसंद आदमी है, तो होमोसिस्टीन बढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए देखते हैं जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको स्ट्रोक की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट, यही वजह है ना। राइट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और दर्शकों से यही अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ हर किसी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।